नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास सेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 27 प्रदूषण का भाग 2। प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने वायु प्रदूषण के बारे में बात की थी और हमने आप बताया था कि ऐसे सारे घटक जो कि वायु प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अब ये वायु प्रदूषक जो होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं और इनके स्रोत क्या हो सकते हैं, इसी के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रमुख प्रदूषक और उनके स्रोत क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो स्रोत होते हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, घरेलू ईंधन के रूप में जो हमारे द्वारा लकड़ियां जलाई जाती है, कंडे जलाए जाते हैं, वो हमारे ये दोनों गैसें उत्पन्न करते हैं। साथ ही हमारे मोटर वाहनों के अंदर प्रयोग में आने वाला जीवाश्मीय ईंधन जो होता है वो जीवाश्मीय ईंधन भी इसे प्रभावित करता है। तो चाहे कोयला वो लकड़ी का हो, चाहे पत्थर वाला कोयला हो, जीवाश्म ईंधन हो, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जहां कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है, अर्थात श्वसन में आने वाली विकृति श्वसन संबंधी बीमारियों में आती है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य आदर्श सांद्रता से अधिक हो जाती है तो वो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, और उस ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग उच्च स्तर पर होती है तो उस परिस्थिति में आपके जलवायु परिवर्तन आ जाता है, और जैसा कि आज वर्तमान समय में विश्व में देखा जा रहा है। प्रदूषक में सल्फर डाइऑक्साइड और H2S गैस, इनका जो मुख्य स्रोत होता है वो विभिन्न प्रकार के जो ताप शक्ति यंत्र होते हैं, जिसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, तापीय ऊर्जा घर, जैसा कि कोटा में और सूरतगढ़ में उपस्थित है। ये हमारे इसका स्रोत होता है, क्योंकि यहाँ कोयले का दहन होता है। रिफाइनरी और ज्वालामुखी के विस्फोट में इन घटकों का निष्कासन होता है। ये मानव में श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं, और श्वसन संबंधी विकार के साथ साथ ये पर्णहरित जो होता है उसका विघटन कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। और अम्ल का वर्षा के रूप में धरती की सतह पर गिरना अम्ल वर्षा कहलाता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, अम्ल वर्षा के लिए सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अम्ल वर्षा का होना वायु प्रदूषण के कारण होता है। यहां आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्रोत क्या हो सकता है। निसंदेह जो घरेलू ईंधन और जीवाश्मीय ईंधन है उसके दहन से ये उत्पन्न होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, और आपका N2O जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं ये भी हो सकता है। मोटर वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएं और इसमें होने वाली जो रासायनिक गैसें हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होगी। इसका प्रभाव देखिए आप, मानव में आंखों और फेफड़ों में जलन होने लग जाती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उपस्थित है तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में दिक्कत आ जाएगी, आंखों में जलन होने लग जाएगी, हमारे सीने में फेफड़ों में जलन होने लग जाएगी। और पादप जो पाए जाते हैं वो इनकी उपस्थिति में अपनी उत्पादकता घटा देते हैं। उत्पादकता में गिरावट का होना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और अम्ल वर्षा जो होती है वो हमारे लिए और हमारे आसपास की धातुएं, धात्विक पदार्थ और बिल्डिंगों के लिए नुकसानदायक होती है। हाइड्रोकार्बन्स में देखिए कौन कौन से मुख्य घटक आते हैं। बेंजीन इसमें आता है, और इथाइलिन जो होते हैं वो आ सकते हैं। और इनके दहन पर जो बारीक बारीक से कण बनते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। मान लीजिए ये आपकी हवा है, और इस हवा में यदि ये कणकीय रूप में उपस्थित है तो इसको हम निलंबित कणकीय भाग कहते हैं, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना जाता है। इसमें राख के अलावा धूल हो सकती है, और हो सकता है अगर किसी शीशे युक्त पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो शीशा भी इसका प्रयोग करने पर बन सकता है। मोटर वाहन में पेट्रोलियम उद्योगों के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। तापीय शक्ति यंत्र अर्थात जो थर्मल पावर प्लांट है, जैसे कोटा, सूरतगढ़, कई सारे विश्व में
पाए जाते हैं वहाँ हो सकता है। और निर्माण गतिविधियाँ का मतलब होता है जब भी हम घर के अंदर या हमारे गांव में, शहर में बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं, तो उसके निर्माण की जो फैक्ट्री है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। धातु कर्मीय प्रक्रियाएं, अर्थात धातु कर्म में देख सकते हैं जैसा कि जिंक स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में है, आगूचा माइंस है, जावरा माइंस है, ऐसे कई सारे स्थान है जहाँ पर ये आपके स्रोत देखने को मिलते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या है? इन सभी घटकों का हानिकारक प्रभाव जैसा पूर्व में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, वापस मैं सारांश से बता सकता हूँ। श्वसन समस्याओं का आना, कैंसर उत्पन्न करने वाले गुणों का होना, बहुत सारी बार इनकी उपस्थिति अगर होती है तो दृश्यता में गिरावट आ जाती है, अर्थात दिखने में समस्याएं आ सकती है। सीसा जो होता है इसको हम कहते हैं लेड या पीबी। ये जो लेड या पीबी होता है ये हमारी रक्त कणिकाओं के विकास में व्यवधान उत्पन्न करता है और फेफड़ों के रोग उत्पन्न कर देता है। साथ ही ये भारी धातु होने के कारण कैंसर को बढ़ाने में भी योगदान देता है। अर्थात वायु प्रदूषण हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालेगा, नुकसान करेगा। ये केवल मानव ही नहीं, संपूर्ण जंतु जगत और सजीव जगत के लिए हानिकारक होता है। यहाँ हमने थोड़ी देर पहले स्मॉग के बारे में बात की थी। जैसा कि मैंने बताया था, स्मॉग में स्मॉ शब्द तो स्मोक से लिया गया है, फोग का जी शब्द लिया गया है। अर्थात जैसे ही कोहरे में ये हमारा धुएं के कण फंस जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम धूम या स्मॉग के नाम से जानते हैं। और मैंने पूर्व में बताया था सबसे विश्व का फेमस स्मॉग कौन सा है? लंदन स्मॉग। तो लंदन स्मॉग है, इसका विशेष रूप से ठंडे वातावरण के समय ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसका निर्माण उसी समय होता है। इसके अतिरिक्त प्रदूषकों के रूप में कपास और ऊन के रेशे हो सकते हैं। ऐसे स्थान जहां पर कपास से संबंधित फैक्ट्रियां लगी हुई है, ऊन से संबंधित फैक्ट्रियां लगी हुई है, वहां से बिल्कुल बारीक बारीक रेशे निकलते हैं। ये रेशे हमारे श्वास तंत्र में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने पर हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार अगर हानिकारक प्रभाव की बात करें तो ये जो रेशे होते हैं, ये रेशे हमारे नासिका छिद्रों द्वारा, अर्थात नाक के जो छेद पाए जाते हैं उसके द्वारा होते हुए फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में जाने पर ये हमारे श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो अगर जहाँ कहीं आसपास कपास या ऊन की फैक्ट्रियां होती है, कल कारखाने होते हैं, वहां पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा सकता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, इसका रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, वायु प्रदूषक को हम जानते हैं कि जो वायु प्रदूषक होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है गैसीय। अब गैसीय के लिए गैसीय समाधान निकालना पड़ता है। कणिकीय जो भाग होते हैं जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, उनके लिए अलग समाधान निकालना पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे जो निकट वातावरण में कौन सी परिस्थिति उपस्थित है। यहाँ देखिए, गैसीय वायु प्रदूषकों को अगर नियंत्रित करना है तो कैसे कर सकते हैं? अर्थात ऐसे स्थान या आसपास की जगह जहाँ पर वायु प्रदूषण जो है गैसों के कारण हो रहा है या गैसीय उत्पाद यहाँ घटक बन रहे हैं, जैसे देख सकते हो आप दहन। इस तकनीक द्वारा कार्बनिक गैसों का वाष्प पर ज्वाला उत्प्रेरक दहन करने की तकनीक का प्रयोग करते हैं। अर्थात दहन की क्रिया, जिसे आप समझ सकते हैं आपके मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल का दहन होता है और इस पेट्रोल का दहन यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए तो ये कम घातक होगा और कम घातक होने पर हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव कम डालता है। यहाँ पर उत्प्रेरक की दहन करवाया जाता है, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाला जो दहन होता है उसे हम उत्प्रेरक की दहन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो अवशोषण। इस तकनीक में गैसीय प्रदूषक जो होते हैं उनको अवशोषित करवाने का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ दो चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक होता है अवशोषक। ये अवशोषण कर लेता है और अवशोषण करके उसको घटाने का कार्य करता है।
तो ऐसे आसपास में पदार्थ लगा दिए जाए जो अगर गैसों को अवशोषित करते हो तो बचा जा सकता है और यहाँ पर प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारी बार जब हम कहीं प्रदूषण वाले जगह पर जाते हैं तो नाक के रुमाल बांध देते हैं, ये इसकी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार अधिशोषण एक शब्द और आता है। किसी भी पदार्थ यानी अधिशोषक की सतह पर यदि किसी घटक का चिपकना हो जाता है तो यह घटना अधिशोषण के नाम से जानी जाती है। इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जैसे ही इसको डालते हैं तो ये अधिशोषित करके अपनी सतह से चिपका लेगी और सतह से चिपकाने के कारण हमारे ऊपर इन गैसों का दुष्प्रभाव कम होता है और यहाँ पर गैसों का जो स्तर है वो उसको नीचे गिराया जा सकता है। यद्यपि अधिशोषण जो होते हैं दो प्रकार के हम सामान्यतया पढ़ते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में किसी भी अधिशोषक पदार्थ द्वारा उस अधिशोष्य को उसकी सतह पर चिपका दिया जाता है, अर्थात केवल सतह पर ही वो चिपकता है, उसका अंदर प्रवेश नहीं होता, उसमें किसी प्रकार के रासायनिक बंधों का निर्माण नहीं होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में आप देख सकते हो कोई रासायनिक अभिक्रिया होकर के उसको समाप्त करने का प्रयास करती है। कणकीय वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की विधियां, अर्थात अगर वायुमंडल में कण उपस्थित है, कणों को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां यहां पर देखी जा सकती है। कणकीय वायु प्रदूषकों जैसे धूल है, कालिक है, कालिक का मतलब धुएं में जो बिना जला हुआ भाग है, राख है आदि को वस्त्र फिल्टरों, स्थिर विद्युत अवक्षेपकों और आर्द्र मार्जकों एवं यांत्रिक युक्तियों द्वारा समाधान किया जाता है। अर्थात इसकी जो विभिन्न विधियां हैं वो विधियां एक एक करके यहाँ पर दी गई है। पहली आती है वस्त्र फिल्टर। इस तकनीक में क्या करते हैं, आपके जिस स्थान पर आपके धूल, कालिक और राख जा रही है वहां हम फिल्टर का निर्माण कर देते हैं, या मान लीजिए गीला कपड़ा लगा देते हैं। आप मान लीजिए जैसे ये आपकी चिमनी है जहां से धुआं बाहर निकल रहा है, यदि यहाँ पर फिल्टर्स लगा दिए जाए और उन फिल्टर्स पे अगर ये कालिक जो है या ये घटक यहाँ चिपक जाएंगे तो हमारे वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो जाता है। यांत्रिक युक्तियों के अंदर हवा को शुद्ध करने के लिए अनेक यांत्रिक युक्तियां पाई जाती है, अर्थात ऐसे वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की तकनीकों का निर्माण किया है जो यांत्रिक श्रेणी में आती है और इसके द्वारा भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। पहला आता है गुरुत्वीय प्रभाव। प्रदूषक कण गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। आपके जो चिमनी होती है उस चिमनी को यदि सीधा नहीं बना करके उसको घुमावदार बनाया जाए तो आप क्या देखोगे, जैसे ये धुआं यहाँ पर टकराता है और इधर टकराता है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो ये निचला स्थान है यहाँ पर धूल के, मृदा के और कालिक के कण नीचे बैठ जाते हैं और इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से जो चिमनियां होती है उसके अंदर एक उपकरण लगाया जाता है जिसको स्थिर वैद्युत अवक्षेपक के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये हमारी चिमनी है और इसके यहाँ पर धातु से निर्मित इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को उच्च वोल्टता वाली विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इसमें से धुआं यहाँ पर निकलता है तो हम जानते हैं कि धुएं में पाए जाने वाले कण जो होते हैं वो सामान्यतया आपके चार्ज रखते हैं, अर्थात या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। अगर ऋणावेशित होगा तो ये आपका यहाँ चिपक जाएगा और अगर धनावेशित होगा तो ये यहाँ चिपक जाएगा और फिर यहाँ इनको स्क्रब करके और इन घटकों को हटाया जा सकता है। यही आपका स्थिर विद्युत अवक्षेपक के नाम से जाना जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। सामान्यतः वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना, रोकथाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू स्तर पर लकड़ी के स्थान पर बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। हम जो लकड़ियां जलाते हैं वो ज़्यादा घातक होती है, उससे निकलने वाला ज़्यादा घातक होता है, तो उसके स्थान पर बायोगैस का प्रयोग किया जा सकता है। मोटर वाहनों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी शहर में 1000 लोग रोज ऑफिस जाते हैं और अगर वो 1000 कारों में जाते हैं तो उस परिस्थिति में वहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ 1000 कारें जा रही हैं। लेकिन यदि वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग किया जाए, जैसे मान लीजिए आपके जो बस होती है उसमें जाते हैं तो एक बस में मान लीजिए 50 अगर व्यक्ति
जा सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मेट्रो ट्रेन जा रही हो, तो उस परिस्थिति के अंदर आपके प्रदूषण को घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन एक योगदान दे सकता है। पुराने टाइम पर जो पेट्रोल और डीजल होता है वो शीशा युक्त आता था, अर्थात वो लेडेड पेट्रोल आता था, उसमें आपके शीशा पाया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में जो पेट्रोल आता है उसमें से शीशे को हटा दिया गया है, इसीलिए इसको शीशा रहित पेट्रोल कहते हैं, अनलेडेड पेट्रोल कहते हैं। ये जो शीशा होता है उसका ऊर्जा प्रदान करने में योगदान, प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, लेकिन यदि ये दहन दर्शाता है, दहन की परिस्थिति में आप देख सकते हैं ये अगर वायुमंडल में चला जाएगा तो मानव के लिए घातक होगा, सजीवों के लिए घातक होता है, क्योंकि लेड जो होता है शीशा वो आपके बाहरी धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि जब भी कोई चिमनियां बनाई जाए, फैक्ट्रियां लगाई जाती है, तो उस परिस्थिति में चिमनियों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर चिमनियां ऊंची होगी तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर के धुएं का निष्कासन करेगी और उस परिस्थिति के अंदर हमारे ऊपर दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। औद्योगिक इकाइयों में फिल्टर लगाने चाहिए, स्थिर विद्युत जो अवक्षेप है वो लगाना चाहिए, मार्जक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो प्रदूषण नियंत्रण केंद्र है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो बने हुए उनके नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वास्तव में सभी नियमों का सही पालन किया जाए तो प्रत्येक देश में प्रदूषण को घटाया जा सकता है, लेकिन मानव के आर्थिक लोभ और लालच के लिए जो कारखानों के मालिक होते हैं वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, और जनता की जागरूकता के अभाव में जनता भी इस पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अध्याय 27 का भाग 2 समाप्त होता है, और जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।